वेलकम टू एडू। और एडू के हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम लोग पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हम लोग संगम युग को समाप्त किए और संगम युगीन पांड्य वंश और चोल वंश को देखा। तो जो कि प्राचीन चोल वंश और पांड्य वंश का इतिहास था, लेकिन उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, उसी से कनेक्टेड है उसके आगे का जो मेन चोल वंश है, जो कि बहुत बड़ा साम्राज्य था, चोल साम्राज्य के नाम से जाना जाता था, जो कि पूर्व मध्यकाल या फिर ये कहें कि मध्यकाल के शुरुआती दौर में ही इसकी उत्पत्ति हुई थी। 8वीं से 13वीं शताब्दी तक इसका शासन चला और उसके बाद यह समाप्त हो गया। तो 9वीं शताब्दी के लगभग में विजयालय नामक एक सामंत ने, पल्लवों के सामंत ने इसकी स्थापना की। तो और इसके पहले अर्थात संगम युग अर्थात 4वीं शताब्दी और 9वीं शताब्दी के बीच का जो इनका शासन काल था वह अंधकारमय था। केवल एक दो शासक का नाम पता चलता है, जैसे करिकाल, एलारा, तो इन सभी का नाम पता चलता है। और उसके बाद कलभ्रंशों का शासन हो जाता है, हालांकि पूरी तरह से ये समाप्त नहीं होते। जैसे कि एक क्षेत्र था जिसका नाम था कुडाया, रेनडू, तो यहाँ पे ये सामंत के रूप में पल्लवों के, राष्ट्रकूटों के और चालुक्यों के अधीन सामंत के रूप में ये शासन किया करते थे। तो ये चोल वंश जो था मध्यकाल का ओरिजिनल चोल वंश है। तो प्रश्न इससे ज्यादातर आते हैं। संगम युग से प्रश्न करिकाल से ज्यादा कदा पूछे जाते हैं। तो हालांकि उसको हमने पिछले वीडियो में पूरा डिटेल बता दिया, संगम युग को पूरा बता दिया, तो उसे आप लोग देख सकते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं वास्तविक चोल वंश, पूर्व मध्यकाल। कई किताबों में इसे मध्यकालीन भारत के इतिहास में ही मानते हैं, लेकिन चूंकि यह पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत में ही इनका शासन चला, तो हम लोग इसे पूर्व मध्यकाल ही मानकर चलेंगे। तो वास्तव में इसे हम लोग पढ़ेंगे चोल वंश के नाम से। तो चोल वंश जो कि सबसे बड़ा साम्राज्य था दक्षिण भारत का और सबसे शक्तिशाली था, तो उसकी हम लोग शुरुआत करते हैं। तो चलिए परिचय को लेते हैं। तो दक्षिण भारत में और पास के अन्य देशों में तमिल चोल शासकों के द्वारा 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच एक अत्यंत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य चोल वंश की स्थापना, जिसके राज्य का फैलाव तुंगभद्रा नदी तक था। तो यह पूरी तरह से एक हिंदू साम्राज्य था, एक क्षत्रिय साम्राज्य भी कह सकते हैं, इसलिए हमने इसे पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत में रखा है, याद रखेंगे। तो दक्षिण भारत में और पास के अन्य देशों में तमिल चोल शासकों के द्वारा 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच एक अत्यंत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य चोल वंश की स्थापना हुई और इसके राज्य का फैलाव तुंगभद्रा नदी तक था। इसकी प्राचीन राजधानी हमने बताया था संगम युग में कि इसकी दो राजधानी थी, एक पुहार जिसे कावेरी पट्टनम के नाम से भी जाना गया, जिसकी स्थापना किसने की थी? तो करिकाल ने। तो पहली तो राजधानी पुहार थी, प्राचीन राजधानी, और दूसरा उरैयर, जिसे उरगपुर के नाम से भी जाना जाता है। यह त्रिचिनापल्ली के पास स्थित है, याद रखेंगे। तो प्राचीन राजधानी थी पुहार और उरैयर, जबकि तंजावुर मध्यकालीन जो 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में राजधानी रही, वह रही तंजावुर, जिसे तंजौर भी कहा जाता है, और गंगकोंडचोलपुरम। तो गंगकोंडचोलपुरम और तंजावुर, जिसे तंजौर कहा जाता था, तो वह मध्यकालीन राजधानी रही, अर्थात जो चोल वंश रही, मूल चोल वंश, उसी की राजधानी रही। लेकिन संगम युग में यह राजधानी पुहार और उरैयर थी, जिसे उरगपुर के नाम से भी जाना जाता था। वह त्रिचिनापल्ली के पास था, जो कि हमने संगम युग में बताया था।
इसकी पहली राजधानी किसे माना जाता है? तो मनतूर को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पहली राजधानी माना जाता है मनतूर को साक्ष्यों के आधार पर। साक्ष्यों के आधार पर पहली राजधानी मनतूर को माना जाता है, लेकिन ऐसे ही नहीं माना जाता, इसके कुछ साक्ष्य मिले हैं। तो साक्ष्यों के आधार पर इसकी पहली राजधानी कौन थी? तो मनतूर थी। और इसकी प्राचीन राजधानी थी पुहार और उरैयर, इसी के बारे में पूछा जाता है। और मूल इसकी राजधानी यही तंजावुर थी। तंजावुर या तंजौर का इलाका, इसी के इर्द गिर्द यह चोल वंश दिखाई देता है। तो मध्यकालीन जो राजधानी थी तंजावुर या फिर तंजौर और गंगकोंड चोलपुरा। इसका राजकीय चिन्ह बाघ था। हमने बताया था संगम युग में कि चोल वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? बाघ था। चेर वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? धनुष और बाण था। जबकि पांड्य वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? मत्स्य यानी कि मछली था। तो चोल वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? बाघ था। प्रतीक चिन्ह बाघ था। पेन्नार और कावेरी नदी के बीच का क्षेत्र चोल मंडल और इसके उत्कर्ष का केंद्र कौन था? तो तंजावुर था। तो पेन्नार नदी और कावेरी नदी, इसके बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो चोल मंडल कहा जाता था। अर्थात पूरा चोल साम्राज्य इन्हीं दो नदियों के बीच में विशेष तौर पर विस्तृत था। लेकिन तुंगभद्रा नदी इसकी अंतिम सीमा थी। तो एक और नदी थी इंपॉर्टेंट, वेल्लारी नदी, जो इसकी पूर्वी सीमा थी। तो पूर्वी सीमा पर वेल्लारी नदी और सबसे दक्षिणी सीमा पर तुंगभद्रा नदी था। लेकिन पेन्नार नदी और कावेरी नदी के बीच का जो क्षेत्र था वह चोल मंडल के नाम से प्रसिद्ध था। और इस चोल साम्राज्य का उत्कर्ष का जो केंद्र था वह कौन था? तो तंजौर था या तंजावुर था। और यही इसकी मूल राजधानी भी थी। इसकी राजकीय भाषा क्या थी? तो तमिल एवं संस्कृत थी। तो तमिल और संस्कृत चोल वंश की राजकीय भाषा थी। जबकि अभिलेख तमिल, तेलुगु, संस्कृत भाषा तथा कन्नड़ भाषा में लिखे गए। तो राजकीय भाषा थी तमिल और संस्कृत, लेकिन जो अभिलेख लिखे गए वे 4 भाषाओं में लिखे गए, तमिल, तेलुगु, संस्कृत और कन्नड़ में। इसकी स्थापना तो मध्यकालीन जो मूल चोल वंश थी 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच का, तो चोल वंश की स्थापना किसने की? तो 9वीं शताब्दी में विजयालय के द्वारा। तो विजयालय नामक पल्लव का एक सामंत था जो 850 ईस्वी के लगभग, हम लोग जब शासकों को पढ़ेंगे तो इसके संभावित डेट को भी पढ़ेंगे। एग्जैक्ट डेट याद रखने की जरूरत नहीं है। तो लगभग 850 ईस्वी, किसी में 847 ईस्वी भी लिखा जाता है। तो याद रखेंगे केवल 9वीं शताब्दी। तो इसकी स्थापना 9वीं शताब्दी में विजयालय के द्वारा हुई थी। इस ऐतिहासिक स्रोत, तो कौन कौन से ऐतिहासिक स्रोत से इस चोल वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, इनसे प्रश्न आते हैं। तो कौन कौन से ऐतिहासिक स्रोतों से इस चोल वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो अभिलेख से प्राप्त होती है, साहित्य से प्राप्त होती है, सिक्कों से प्राप्त होती है, और खास करके चीनी जो विदेशी इनका राजनयिक संबंध था, तो चीनी स्रोत से भी अर्थात विदेशी यात्रियों से भी इनकी जानकारी प्राप्त होती है। तो पहला है अभिलेख। अभिलेख में कौन कौन से अभिलेख? तो अशोक का दूसरा तथा 7वां अभिलेख चोल वंश के प्राचीन इतिहास की जानकारी। तो अशोक के दूसरे और 7वें अभिलेख से इस चोल वंश के प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। किसमें? तो अशोक के दूसरे और 7वें अभिलेख से। तंजौर मंदिर लेख। तंजौर मंदिर लेख राजराज प्रथम का लेख था।
राजराज प्रथम का लेख, यह चोल राजा था, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें राजराज प्रथम के शासन का वर्णन है। तो तंजौर मंदिर का लेख राजराज प्रथम का लेख है, जिसमें राजराज प्रथम के शासन का वर्णन है। उसके बाद तिरुवेंदीपुरम अभिलेख, तिरुवेंदीपुरम अभिलेख, यह राजराज तृतीय का लेख है, जिसमें चोल वंश के उत्कर्ष की चर्चा की गई है। तो तिरुवेंदीपुरम अभिलेख ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तिरुवेंदीपुरम अभिलेख याद रखेंगे, इनसे प्रश्न आए हुए हैं कई बार। जो राजराज तृतीय का लेख है, जिसमें चोल वंश के उत्कर्ष की चर्चा है। मणिमंगलम अभिलेख, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। तो मणिमंगलम अभिलेख राजा धीराज प्रथम का अभिलेख, जिसमें राजा धीराज प्रथम के द्वारा सिंहल अर्थात श्रीलंका विजय की चर्चा। तो यह जो मणिमंगलम अभिलेख है, इसमें राजा धीराज प्रथम का अभिलेख है और इसमें राजा धीराज प्रथम के द्वारा सिंहल देश अर्थात श्रीलंका पर विजय की चर्चा है। तो याद रखेंगे कि चौथा कौन है, तो वह है मणिमंगलम अभिलेख, जो राजा धीराज प्रथम का अभिलेख है और इसमें राजा धीराज प्रथम के द्वारा सिंहल अर्थात श्रीलंका पर विजय की चर्चा की गई है, उसका उल्लेख किया गया है। एक और बात याद रखेंगे कि राजेंद्र प्रथम के समय के प्रमुख लेख तिरुवालंगारू और करंडेदान पत्र में राजेंद्र प्रथम के विजयों का उल्लेख तथा राजेंद्र प्रथम के लेडन दान पत्र में राजराज प्रथम के विजयों का उल्लेख याद रखेंगे। तो राजेंद्र प्रथम के समय एक लेख लिखा गया जिसका नाम था तिरुवालंगारू तथा करंडय दान पत्र। तो तिरुवालंगारू लेख में इस राजेंद्र प्रथम के विजयों का उल्लेख मिलता है। साथ ही करंडय दान पत्र में भी राजेंद्र प्रथम के विजयों का उल्लेख मिलता है। ये दोनों जो थे राजेंद्र प्रथम के समय उल्लिखित किए गए थे, लिखे गए थे। साथ ही साथ राजा राज प्रथम के समय लेडन दान पत्र उत्कीर्ण किया गया और लेडन दान पत्र में राजा राज प्रथम के विजयों का उल्लेख किया गया, याद रखेंगे। तो राजेंद्र प्रथम के समय के प्रमुख लेख था तिरुवालंगारू और करंडय दान पत्र में राजेंद्र प्रथम के विजयों का उल्लेख किया गया है और राजा राज प्रथम के समय लेडन दान पत्र में राजा राज प्रथम के विजयों का उल्लेख किया गया। तो यह तो था अभिलेख। इसके बाद दूसरा जो इसका ऐतिहासिक स्रोत है जिससे पता चलता है इस चोल वंश के बारे में, वह है साहित्य, लिटरेचर। तो पहला है पेरिया पुराणम। पेरिया पुराणम सेक्किलार के द्वारा रचना, जिसमें कुलोत्तुंग द्वितीय की कुछ घटनाओं का वर्णन है। तो यह जो पेरिया पुराणम था उससे पता चलता है इस चोल वंश के बारे में। तो यह सेक्किलार के द्वारा लिखा गया, जिसमें कुलोत्तुंग द्वितीय के कुछ घटनाओं का वर्णन किया गया है। याद रखेंगे कि पेरिया पुराणम सेक्किलार के द्वारा लिखा गया, जिसमें कुलोत्तुंग द्वितीय के कुछ घटनाओं की चर्चा है, घटनाओं का वर्णन है। दूसरा है वीरशैल्यम। वीरशैल्यम बौद्ध विद्वान बुद्ध मित्र के द्वारा रचना, जिसमें तमिल विज्ञान का उल्लेख। तो वीरशैल्यम बौद्ध विद्वान बुद्ध मित्र के द्वारा लिखा गया है और इसमें तमिल विज्ञान का उल्लेख किया गया है। धार्मिक चर्चाओं की भी इसमें जानकारी दी गई है। कब? चोल वंश की। तो वीरशैल्यम बौद्ध विद्वान बुद्ध मित्र के द्वारा रचना, जिसमें तमिल विज्ञान का उल्लेख किया गया है। तो वीरशैल्यम बौद्ध विद्वान बुद्ध मित्र के द्वारा लिखा गया और इसमें तमिल विज्ञान और तमिल धर्म की चर्चा है, चोल वंश के धर्म की चर्चा है।
उसके बाद है जीवक चिंतामणि, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे प्रश्न कई बार आए हैं और इस पेरिया पुराणम से भी प्रश्न आए हैं। तो जीवक चिंतामणि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे ये याद रखेंगे। तो यह जैन विद्वान तिरुप्त तेवर के द्वारा रचना। तो जीवक चिंतामणि जैन विद्वान तिरुप्त तेवर के द्वारा लिखा गया और इससे भी चोल वंश के शासन की जानकारी प्राप्त होती है। तो जीवक चिंतामणि जैन विद्वान तिरुप्त तेवर के द्वारा रचना है और इससे क्या पता चलता है, तो चोल वंश की इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद है महावंशम, महावंश या महावंशम बौद्ध ग्रंथ। यह एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें चोल राजाओं का उल्लेख, खासकर परांतक प्रथम की पांड्यों पर विजय तथा राजेंद्र प्रथम की लंका पर विजय। तो महावंशम एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें चोल राजाओं का उल्लेख किया गया है, खास करके परांतक प्रथम के पांड्यों पर विजय की इससे जानकारी प्राप्त होती है और राजेंद्र प्रथम की लंका पर विजय की जानकारी प्राप्त होती है। तो महावंशम या महावंश एक बौद्ध ग्रंथ है जिससे चोल राजाओं का उल्लेख किया गया है और खास करके परांतक प्रथम जो पांड्यों पर विजय प्राप्त करता है और राजेंद्र प्रथम जो श्रीलंका पर विजय प्राप्त करता है, ये दोनों विशेष तौर पे इसमें लिखे गए हैं। पांचवा है कलिंग तूप रानी। तो कलिंग तूप रानी यह जयंगोंडार के द्वारा लिखा गया, जयंगोंडार के द्वारा रचित, जिसमें कुलोत्तुंग प्रथम के वंश परंपरा एवं उसके समय में किए जाने वाले आक्रमण की चर्चा। तो कलिंग तूप रानी यह एक किताब लिखा गया इसके द्वारा, जयंगोंडार के द्वारा। तो जयंगोंडार के द्वारा लिखा गया कलिंग तूप रानी नामक पुस्तक, जिसमें कुलोत्तुंग प्रथम के वंश की परंपरा एवं उसके समय में किए जाने वाले आक्रमण की चर्चा है। इसके बाद ओटू कुकुटम के द्वारा रची गई कविताएं, जिसमें विक्रम चोल, कुलोत्तुंग द्वितीय और राजराज द्वितीय के बारे में ऐतिहासिक बातें लिखी गई। तो ओटू कुकुटम के द्वारा लिखी गई कविताओं से भी जानकारी प्राप्त होती है इस चोल वंश की, जिसमें विक्रम चोल, कुलोत्तुंग द्वितीय और राजा राज द्वितीय के बारे में ऐतिहासिक बातें लिखी गई है। तो यह तो था साहित्य। इसके बाद हमें जानकारी प्राप्त होती है सिक्कों से। तो सिक्कों से क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है इस चोल वंश के बारे में? तो पहला है धवलेश्वरम से चोलों के स्वर्ण सिक्के प्राप्त, इससे चोलों की समृद्धि की जानकारी। तो धवलेश्वरम से चोल वंश के सोने के सिक्के प्राप्त हुए। इससे क्या पता चलता है कि चोल वंश काफी समृद्ध था, काफी धनवान था, क्योंकि इस समय सोने के सिक्के चलते थे जो कि धवलेश्वरम से प्राप्त हुए। तो धवलेश्वरम से चोलों के स्वर्ण सिक्के प्राप्त अर्थात सोने के सिक्के प्राप्त हुए। इससे चोलों के समृद्ध होने की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा है लंका से प्राप्त राजाधिराज प्रथम के सिक्के। इससे राजाधिराज प्रथम के लंका पर अधिकार की जानकारी। तो राजाधिराज प्रथम के लंका से सिक्के प्राप्त हुए। तो श्रीलंका से राजाधिराज प्रथम के सिक्के प्राप्त हुए। इससे क्या पता चलता है कि राजाधिराज प्रथम श्रीलंका पर अपना आधिपत्य जमाया था, याद रखेंगे। तीसरा है दक्षिणी कनारा से प्राप्त सिक्के। तो दक्षिणी कनारा से भी सिक्के प्राप्त हुए। एक जगह है दक्षिणी कनारा, तो दक्षिणी कनारे से भी सिक्के प्राप्त हुए चोल कालीन। तो इससे भी पता चलता है इस चोल वंश के इतिहास का, याद रखेंगे।
तो दक्षिणी कनारा से प्राप्त सिक्कों से भी इस चोल वंश के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद है विदेशी विवरण। विदेशी विवरण तो पहला है चीनी स्रोत। राजा राज प्रथम तथा कुलोत्तुंग प्रथम के काल में एक दूत मंडल चीन गया। तो राजा राज प्रथम तथा कुलोत्तुंग प्रथम के काल में एक दूत मंडल चीन गया था, जो यह एक चीनी स्रोत का प्रमाण था कि चीन से यह जो चोलों का जो राजनयिक संबंध था वह स्थापित था। तो चीनी स्रोत से पता चलता है कि जो दक्षिण भारत था चोल, उनका राजनयिक संबंध था किसके साथ? तो चीनियों के साथ। याद रखेंगे क्यों? क्योंकि राजा राज प्रथम और कुलोत्तुंग प्रथम के समय में एक दूत मंडल गया था। कहां पे? तो चीन गया था। दूसरा है चीनी यात्री चाओ जू कुआ, जो 1225 ईस्वी में चोल देश का विवरण दिया और वहां की शासन व्यवस्था की जानकारी दी। तो चीनी यात्री चाओ जू कुआ जो कि 1225 ईस्वी के विवरण से चोल देश तथा वहां की शासन व्यवस्था की जानकारी। तो 1225 ईस्वी में चीनी यात्री चाओ जू कुआ दक्षिण भारत आया था। तो उसने उस समय के चोल वंश के शासन व्यवस्था और चोल देश के बारे में बताया। तो इससे भी इस चोल वंश की जानकारी प्राप्त होती है। चीनी यात्री का नाम क्या था? तो चाओ जू कुआ, जो कि 1225 ईस्वी में दक्षिण के देश में आया था। इसके बाद है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी तथा टॉलमी का ग्रंथ। तो ये जो दो विदेशी ग्रंथ थे, हमने बताया भी था इसके स्टार्टिंग में कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी और टॉलमी का ग्रंथ, ये दक्षिण भारत के इतिहास के जानने में काफी महत्वपूर्ण विदेशी पुस्तक है। तो पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी और टॉलमी के ग्रंथ से भी इस चोल वंश के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। याद रखेंगे। तो यह तो था ऐतिहासिक स्रोत जिससे इस चोल वंश के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। प्रारंभिक चोल इतिहास अर्थात संगम युग का इतिहास अंधकारपूर्ण, विशेषतः चोल शासक करी काल की जानकारी, बचपन में एक पैर जलने और इसके पितरी राज्य पर शत्रुओं का कब्जा होने के बावजूद चेर एवं पांड्य सहित 9 राज्यों पर विजय, करी काल की मृत्यु के बाद गृह युद्ध कब 190 ईस्वी में आरंभ हुआ, जिसका वर्णन कोकर किलार नामक कवि के द्वारा अपने कविता में। तो याद रखेंगे प्रारंभिक चोल इतिहास अर्थात संगम युगीन चोल इतिहास की जो जानकारी है वह अंधकारपूर्ण है, अर्थात इसके बारे में क्रमबद्ध इतिहास का पता नहीं। ज्यादातर शासकों के बारे में पता नहीं। तो एक दो शासकों के बारे में पता चलता है, जैसे कि करिकाल, एलारा, तो नली मंडल है, जैसे कि हमने बताया भी था पिछले वीडियो में। तो जिसमें सबसे महत्वपूर्ण शासक था करिकाल, जिसका एक पैर बचपन में ही जल गया था और इसके पिता के द्वारा जो चलाया जा रहा राज्य था तो उस पर भी शत्रुओं का कब्जा हो गया था और इसे बंदी बना के कारागार में भी डाल दिया गया था। हालांकि बाद में यह छूटता है और शत्रुओं को पराजित करता है, बुरी तरह से पराजित करता है। चेर, पांड्य और 9 राज्यों पर यह विजय प्राप्त करता है। लेकिन इसकी मृत्यु के बाद जब 910 ईस्वी में करिकाल की मृत्यु होती है तो गृह युद्ध आरंभ होता है उत्तराधिकार के लिए और इसका वर्णन कोकर किलार नामक एक कवि ने अपने कविता में किया भी है। तो याद रखेंगे कि प्रारंभिक चोल इतिहास अर्थात संगम युग अंधकारपूर्ण, विशेषतः चोल शासक करी काल की जानकारी प्राप्त होती है। बचपन में एक पैर जलने और इसके पितरी राज्य पर शत्रुओं का कब्जा होने के बावजूद चेर एवं पांड्यों सहित
9 राज्यों पर विजय। करिकाल की मृत्यु के बाद 190 ईस्वी में गृह युद्ध आरंभ, जिसका वर्णन कोकर किलार नामक कवि के द्वारा अपने कविता में किया गया। चोल वंश का अन्य नाम था किल्ली, बलावन, सोबीदास, निर्णय, जिसे सेम्बियन भी कहा जाता था, कि ये सिब्बी जनजाति के थे। और चोड कात्यायन के वर्तिका में इस चोल वंश को क्या कहा गया है? तो चोड कहा गया। तो चोलों को कौन कौन से नाम से जाना जाता था? तो पहला तो किल्ली, बलावन, सोबीदास, निर्णय या सेम्बियन, क्योंकि ये सिबी जनजाति के थे। और चोड क्योंकि कात्यायन ने अपनी पुस्तक वर्तिका में चोलों को क्या लिखा? तो चोड लिखा। याद रखेंगे। चोलों के विषय में प्रथम जानकारी पाणिनि के अष्टाध्याय से। तो हम लोग जब पढ़ रहे थे संगम युग, तो इसके बारे में भी इसे बताया था कि चोलों के विषय में पहली जानकारी कैसे प्राप्त होती है? तो इसी पुस्तक से, पाणिनि के अष्टाध्याय से। तो पाणिनि के द्वारा रचित अष्टाध्याय से इस चोलों के विषय में पहली जानकारी या प्रथम जानकारी प्राप्त होती है। संगम काल के बाद चोल वंश परंपरा पूर्णतः समाप्त नहीं, बल्कि रेणडू, जो कि कुडाया जिला में पड़ता है, में पल्लव, चालुक्य तथा राष्ट्रकूटों के अधीन शासन। तो अभी हमने बताया था कि संगम युग के बाद जो तीसरी शताब्दी के बाद चोलों की समाप्ति पूरी तरह से नहीं होती है, लेकिन यह पल्लव वंश, पांड्य वंश, राष्ट्रकूट वंश और चालुक्य वंश इनके अधीन शासन करते हैं। कहां पे? तो रेणडू नामक जगह पे, जो कि कुडाया नामक जिला में पड़ता है। तो कुडाया नामक जिला में, रेणडू नामक जगह में ये संगम काल के बाद भी पल्लव, चालुक्य और राष्ट्रकूटों के अधीन इन चोलों का शासन रहा, जब विजयालय का उदय नहीं हुआ उसके पहले। लेकिन 9वीं शताब्दी में विजयालय ने एक बार फिर से चोल वंश का पुनरुत्थान किया और एक महान साम्राज्य के रूप में चोल वंश बना। कर्नल जेरिनो के अनुसार चोल संस्कृत शब्द काल या कोल का तमिल शब्द है, जिसका मतलब होता है दक्षिण भारत के कृष्ण वर्ण आर्य समुदाय। तो कर्नल जेरिनो ने इस चोल वंश को किसकी उत्पत्ति बताया? तो चोल संस्कृत शब्द काल या कोल से बना है और यह चोल उसी का तमिल शब्द है। तो याद रखेंगे, कर्नल जेरिनो ने चोल शब्द की उत्पत्ति किससे बताया? तो काल, संस्कृत शब्द काल या कोल से, जिसका अर्थ होता है दक्षिण भारत के कृष्ण वर्ण आर्य समुदाय। तो कृष्ण वर्ण का मतलब होता है काले रंग के। आज भी दक्षिण भारत के जो मूल जनजाति हैं वे सभी काले काले होते हैं। याद रखेंगे, दक्षिण भारतीय लोग लगभग काले होते हैं। तो कर्नल जेरिनो ने चोल शब्द की उत्पत्ति काल या कोल से की है, जिसका मतलब होता है ये दोनों संस्कृत शब्द हैं और इसका मतलब होता है दक्षिण भारत के कृष्ण वर्ण आर्य समुदाय। अर्थात ये जो चोल वंश के जो नागरिक थे, राजा थे, ये दक्षिण भारत के काले रंग के आर्य समुदाय के लोग थे। कुछ इतिहासकारों के अनुसार चोल राजा करिकाल से उत्पन्न कश्यप गोत्र के राजवंश। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह जो चोल राजा था करिकाल, उसी से उत्पन्न ये जो चोल थे कश्यप गोत्र के राजवंश थे। तो चोल राजवंश जो था उसको कुछ इतिहासकारों ने क्या माना कि जो चोल राजवंश था वह चोल राजा करिकाल से उत्पन्न कश्यप गोत्र के राजवंश थे। अर्थात पूछा जाएगा कि चोलों का गोत्र क्या था? तो कश्यप। तो यह करिकाल का ही गोत्र था, याद रखेंगे। तो कुछ इतिहासकारों के अनुसार चोल राजा करिकाल से उत्पन्न कश्यप गोत्र के राजवंश। तो चोल राजवंश
कलिकाल से उत्पन्न कश्यप गोत्र का राजवंश था, ऐसा कुछ इतिहासकारों का मानना था। मणिमेखलय में सूर्यवंशी के नाम से प्रसिद्ध, तो मणिमेखलय नामक संस्कृत महाकाव्य में इसे क्या कहा गया है, तो सूर्यवंशी कहा गया, अर्थात ये राम के वंशज थे। याद रखेंगे कि इन चोलों को क्या कहा गया, सूर्यवंशी कहा गया, कि ये राम के वंशज थे। किस पुस्तक में, तो मणिमेखलय में, जो एक संस्कृत पुस्तक है, काफी इंपॉर्टेंट तमिल पुस्तक है। संगमकालीन चोल राज्य विस्तार पेन्नार, तुंगभद्रा तथा वेल्लारी नदी के बीच। तो हमने बताया कि तीनों छोर तक संगमकालीन राज्य का विस्तार पेन्नार, तुंगभद्रा दक्षिण में, उत्तर में पेन्नार और वेल्लारी पूर्व में, और कावेरी नदी का जो क्षेत्र जो था वह तीनों से सम्मिलित था। तो संगमकालीन चोल राज्य विस्तार, तो संगम काल में जो चोलों का राज्य विस्तार था वह पेन्नार नदी, तुंगभद्रा नदी और वेल्लारी नदी के बीच था। चित्तूर, उत्तरी अर्काट, तंजौर, दक्षिणी अर्काट, मद्रास से चिंगलपूत और त्रिचिनापल्ली तक इसके अंदर में राज्य आते थे। तो कौन कौन से राज्य पेन्नार नदी, तुंगभद्रा नदी और वेल्लारी नदी के बीच आते थे, जो यह चोल वंश का राज्य, चोल वंश के अधीन राज्य था? तो वह था चित्तूर, उत्तरी अर्काट, तंजौर, दक्षिणी अर्काट, मद्रास से चिंगलपूत और त्रिचिनापल्ली। ये सभी बहुत बड़े साम्राज्य थे। तो एक चीज याद रखेंगे कि जो चीज इस पे लिखा गया है, कोई जरूरी नहीं कि यही फैक्ट जो है, कुछ चीजें जो होती है हम एक्स्ट्रा भी बोलते हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि सुनते भी रहें। तो ध्यान से मेरी बातों को जरूर सुने। स्क्रीनशॉट तो लेके इसका स्क्रीन नोट्स जरूर बनाएं, लेकिन मेरी बातों को ध्यान से भी जरूर सुने, क्योंकि कुछ चीजें ऐसे हैं जो इस बोर्ड पर लिखी नहीं होती, लेकिन हम उसे बताते हैं। तो इसीलिए सुनकर और देखकर दोनों को कोऑर्डिनेट बना के जरूर एक नोट्स बनाएं, क्योंकि कुछ चीजें अलग से भी हम बोलते हैं, कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी होती है जो लिखे हुए में नहीं होती। तो ये तो था चोल वंश, जो कि मध्यकाल का एक महत्वपूर्ण वंश था। हालांकि यह पूर्व मध्यकाल का ही था। तो पूर्व मध्यकाल, तो हमने संगम युग हटा दिया, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने इसे संगम युग में रखा था, जो कि प्राचीन चोल वंश था, और यह मध्यकालीन चोल वंश है। तो यही इंपॉर्टेंट चोल वंश है, जो बहुत बड़ा साम्राज्य, जो काफी लंबा चलेगा। तो एक स्क्रीनशॉट ले लें और इसका स्क्रीनशॉट लें, और मिलेंगे हम लोग कुछ समय के बाद। इस चोल वंश के इस परिचय को आगे बढ़ाएंगे और इसके शासकों को देखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग कुछ समय के बाद। सो वेलकम बैक अगेन। एक बार फिर से हम लोग चोल वंश को कंटिन्यू करेंगे और इस चोल वंश के शासकों को देखेंगे। हमने चोल वंश का परिचय देखा, तो चोल वंश के शासकों को देखेंगे। तो सबसे पहले चोल वंश का जो संस्थापक था वह विजयालय था, जिसने 9वीं शताब्दी में अर्थात लगभग 850 ईस्वी में इस चोल वंश की स्थापना की। लेकिन जो प्रारंभिक संगम युग का जो चोल वंश था, हालांकि उसके बारे में क्रमबद्ध इतिहास का पता नहीं, पर उसका संस्थापक माना जाता है उरव परहरे इलनजेत चेन्नी को। तो उरवप हर्रे इलनचेत जेनी, यह था प्रारंभिक इतिहास चोल वंश का संस्थापक। तो उसके बारे में हम लोग देखें। और मुख्य जो चोल वंश का यदि संस्थापक केवल पूछा जाएगा तो वह विजयालय था, जो कि मध्यकालीन या फिर यूं कहें कि पूर्व मध्यकाल के जो सबसे प्रमुख चोल साम्राज्य था उसका संस्थापक था। तो विजयालय से पहले
पल्लवों के अधीन सामंत के रूप में चोल वंश का पहला शासक कौन था, अर्थात यह जो चोल वंश का जो संस्थापक था वह संगम युगीन शासक था। तो उसका नाम था उरौपहर्रै इलनजेतचेनी। तो याद रखेंगे कि विजयालय से पहले पल्लवों के अधीन सामंत के रूप में चोल वंश का पहला शासक उरवपहर्रै इलनजेतचेनी था, जिसके द्वारा उरैयर को राजधानी बनाई गई थी। तो उसी ने उरैयर को राजधानी बनाई थी जो त्रिचिनापल्ली के पास है। वैलिर वंश की कन्या से उसकी शादी हुई थी। तो इसकी विवाह किससे हुई थी, तो वैलिर वंश की कन्या से। और युद्ध में यह सुंदर रथ प्रयुक्त करने के लिए प्रसिद्ध था। तो विजयालय से पहले पल्लवों के अधीन सामंत के रूप में चोल वंश का पहला शासक कौन था, तो उरवपहर्रै इलनजेतचेनी, जिसने उरैयर को राजधानी बनाया जो त्रिचिनापल्ली के पास था। और उसकी विवाह वेलिर वंश की एक राजकन्या से हुई थी। और युद्ध में वह सुंदर रथों का प्रयोग करता था, तो इसी के लिए वह काफी प्रसिद्ध था, युद्ध में सुंदर रथ का प्रयोग करने के लिए। और यह कब की बात है, तो संगम युग, अर्थात प्राचीन जो चोल वंश था उसका संस्थापक था। लेकिन जो मूल चोल वंश आया पूर्व मध्यकाल या मध्यकाल का, जो चोल साम्राज्य कहा गया, उसका संस्थापक था विजयालय। यह भी पल्लव का एक सामंत था, जिसने पल्लवों की सामंती को बेड़ा को तोड़ के इस चोल वंश की स्थापना की। हालांकि यह चोलों या सामंत के रूप में ही शासन किया। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसके शासकों से। तो देखते हैं पहला शासक विजयालय, जिसका शासन काल लगभग 850 ईस्वी से 871 ईस्वी तक माना जाता है। तो 850 से 871 ईस्वी यह विजयालय का शासन काल था। लगभग 850 ईस्वी में चोल वंश की स्थापना, यह क्या था, तो पल्लवों का सामंत था। पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर चोल वंश की नींव। तो लगभग 850 ईस्वी में विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की और यह पल्लवों का सामंत था। और पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर चोल वंश की नींव रखी। ध्वंसावशेष का मतलब होता है जो पल्लव वंश विनाश हो गए थे, विनाश के कगार पे आ गए थे, तो उसी पल्लव के विनाश की जगह, उसी के अवशेष पर इसने क्या किया, तो इस चोल वंश की नींव रखी। किसने, तो विजयालय ने, जो पल्लवों का एक सामंत था। लगभग 850 ईस्वी में इसने नींव रखी थी। इसने एक उपाधि धारण की, नरकेसरी की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की। कब, तंजौर को जीतने के उपलक्ष्य में। तो तंजौर को किससे जीता, तो पांड्यों से। तो पांड्यों से जब इसने तंजौर को जीत लिया, तो उसके बाद नरकेसरी की उपाधि धारण की। किसने, तो विजयालय ने। तो विजयालय ने पांड्यों से तंजौर को जीतने के उपलक्ष्य में नरकेसरी की उपाधि धारण की। याद रखेंगे, नरकेसरी। इसने अपनी राजधानी उरैयर से हटाकर तंजौर में राजधानी परिवर्तन कर दी। तंजौर को जीतने के बाद उसी को अपनी राजधानी बना दी, जो पहले उरैयर था। विजयालय पहले पल्लवों के अधीन उरैयर प्रदेश का शासक था। तो यह पहले सामंत हुआ करता था पल्लवों का, किस प्रदेश में, तो उरैयर प्रदेश में। और वहां से और उसके बाद पांड्यों को जीत करके इसने तंजौर में अपनी राजधानी परिवर्तित कर दी। पांड्यों से तंजौर को जीत के उरैयर से राजधानी हटा के तंजौर में परिवर्तित कर दिया, क्योंकि यह जो विजयालय था वह उरैयर प्रदेश का शासक था। किसके अधीन, तो पल्लवों के अधीन। तो याद रखेंगे कि
तंजौर को राजधानी किसने बनाया, किस चोल शासक ने, तो विजयालय ने। उसके पहले कहां थी, तो उरैयर थी, जो त्रिचिनापल्ली के पास है, जिसको उरगपुर के नाम से भी जाना जाता है, हमने बताया था। निशुंभ सुदिनी देवी के मंदिर का निर्माण, जिसे चोलेश्वर मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध किया गया है, यह एक दुर्गा देवी का मंदिर है। तो याद रखेंगे, इस विजयालय ने निशुंभ सुदिनी देवी के मंदिर का निर्माण किया, जिसे चोलेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, और यह एक दुर्गा देवी का मंदिर है, दुर्गा जी का मंदिर है, याद रखेंगे। तो विजयालय ने किस मंदिर का निर्माण किया, तो विजयालय ने निशुंभ सुदिनी देवी का मंदिर, निशुंभ सुदिनी देवी के मंदिर का निर्माण किया, जो चोलेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, और यह एक दुर्गा देवी का मंदिर है, याद रखेंगे। चोल राजवंश का द्वितीय संस्थापक, पांड्यों और पल्लवों से मुक्त पर पल्लवों के सामंत के रूप में ही शासन, तो यह चोल राजवंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। पहला कौन था, तो उर्वमहर्रै इलन जेताचेनी, जो कि संगम प्राचीन चोल वंश का संस्थापक था, और यह चोल राजवंश का द्वितीय संस्थापक, जो पांड्यों और पल्लवों से मुक्त करके चोल वंश की स्थापना तो किया, लेकिन पल्लवों के सामंत के रूप में ही इसने शासन किया, याद रखेंगे। अर्थात पूर्ण रूप से यह स्वतंत्र राज्य की नींव नहीं रख पाया। तो यह तो था विजयालय। तो पूछा जाएगा कि चोल वंश का संस्थापक कौन, तो विजयालय को ही माना जाता है। विजयालय, यदि संगम युग की चर्चा की जाए तो उसको हम लोग उरवमहर्रै इलनजेतचेनी को रखेंगे। हालांकि कई किताबों में चूंकि संगम युग में जो चोल वंश है उसका क्रमबद्ध इतिहास पता नहीं, तो एक दो इतिहासकारों से यह पता चला है कि इसका जो संगम युग था, उस प्राचीन इतिहास में पल्लव से पहले इसने उरवमहर्रै इलनजेतचेनी ने इस प्राचीन चोल वंश की स्थापना कर दी थी, और इसकी शादी वैलिर वंश की राजकन्या से हुई थी, और यह सुंदर रथ का इस्तेमाल करने के लिए युद्ध में प्रसिद्ध था। विजयालय के बाद अगला शासक बनता है उसका पुत्र आदित्य प्रथम, और यही आदित्य प्रथम एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है, और यह काफी विजेता था, इसकी नीति साम्राज्यवादी थी। तो आदित्य प्रथम का शासनकाल लगभग 871 से 907 ईस्वी तक था। तो 871 से 907 ईस्वी तक था। किसी किसी किताबों में इसे 875 ईस्वी से 907 ईस्वी माना गया है, तो डेट के बारे में कंफ्यूजन नहीं होना है, उसी डेट को ले चला जाता है जो कई किताबों में कॉमन होता है। तो आदित्य प्रथम का शासनकाल 871 ईस्वी से लगभग 907 ईस्वी तक था। यह विजयालय का पुत्र था एवं लगभग 871 ईस्वी में चोल वंश का अगला शासक बना। तो विजयालय का पुत्र था आदित्य प्रथम, और 871 ईस्वी में चोल वंश का अगला शासक बना। चोल वंश का वास्तविक संस्थापक, चोल वंश के पहले स्वतंत्र राजा एवं स्वतंत्र चोल राज्य की स्थापना। तो यह चोल राजवंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था, और पहले स्वतंत्र चोल राज्य की स्थापना किया। किसने? तो आदित्य प्रथम ने। इसने कौन सी उपाधि धारण की? तो कोदंडराम। तो कोदंडराम की उपाधि धारण की पल्लवों पर विजय के उपलक्ष्य में। पल्लव नरेश अपराजित बर्मन को पराजित कर टोंड मंडलम पर कब्जा, और 890 ईस्वी में अपराजित की हत्या। तो 890 ईस्वी में आदित्य प्रथम का पल्लवों के साथ युद्ध हुआ, और इस युद्ध में पल्लवों पर यह विजय प्राप्त कर लिया, और इस युद्ध में पल्लव नरेश अपराजित बर्मन के विरुद्ध इसने युद्ध किया था, और टोंड मंडलम पर कब्जा किया पल्लवों को पराजित करके, और उसके बाद कोदंडराम की उपाधि धारण की। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पल्लव नरेश अपराजित बर्मन को 890 ईस्वी में पराजित करके और उसकी हत्या करके
तोंडमंडलम पर कब्जा करता है आदित्य प्रथम और उसके बाद कोदंडराम की उपाधि धारण करता है। तंजौर में अनेक मंदिरों का निर्माण, कौन से मंदिर? तो शिव मंदिर का, कावेरी नदी के किनारे। तो इस आदित्य प्रथम ने तंजौर में कावेरी नदी के किनारे अनेक शिव मंदिर का निर्माण किया, क्योंकि यह शैव भक्त था, याद रखेंगे, शैव धर्म का अनुयायी था। पांड नरेश वर्गुन के खिलाफ संघर्ष में पल्लव नरेश अपराजित वर्मन की सहायता, अपराजित वर्मन की पराजय किस युद्ध में? तो श्री पुरम्बियम का युद्ध में। प्रारंभ में अपराजित वर्मन का सामंत, तो प्रारंभ में यह जो आदित्य प्रथम था वह अपराजित वर्मन का सामंत था। तो इसी कारण अपराजित वर्मन की जब युद्ध हुई पांड्य नरेश वर्गुन के खिलाफ, तो इस संघर्ष में इस आदित्य प्रथम ने पल्लव नरेश अपराजित वर्मन की सहायता की। लेकिन और यह जो युद्ध हुआ उसे श्री पुरम्बियम का युद्ध कहा जाता है। कहां पे युद्ध हुआ? तो श्री पुरम्बियम में, इसीलिए इसे श्री पुरम्बियम का युद्ध कहा जाता है। तो इसके बाद अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए इसने 890 ईस्वी में अपराजित वर्मन पर आक्रमण किया और उसको पराजित करके और हत्या करके तोंडमंडलम पर कब्जा किया और उसके बाद कोदंडराम की उपाधि धारण की। पल्लवों को पराजित कर अपने राज्य का सीमा विस्तार, पल्लवों की राजधानी कांची 895 ईस्वी में सहित संपूर्ण पल्लव राज्य पर तथा उत्तरी सीमा दक्षिणापथ अर्थात कर्नाटक पति राष्ट्रकूटों तक। दक्षिणापथ का उस समय सबसे शक्तिशाली राष्ट्र कौन था? तो राष्ट्रकूट। तो पल्लवों को पराजित करने के बाद इस आदित्य प्रथम ने अपने राज्य की सीमा का विस्तार पल्लवों की राजधानी कांची तक कर लिया। यह कब किया? 895 ईस्वी में पल्लवों को पराजित किया था और कांची पर अधिकार कब किया? 895 ईस्वी में। तो कांची सहित संपूर्ण पल्लव पर अपना साम्राज्य विस्तार किया और उत्तरी सीमा दक्षिणापथपति राष्ट्रकूटों तक फैला दिया। तो उत्तरी सीमा का विस्तार कहां किया? दक्षिणापथ का जो उस समय सबसे महत्वपूर्ण राजवंश था राष्ट्रकूट, तो वहां तक फैला दिया, याद रखेंगे। यह अनुयायी शैव धर्म का था और नीति साम्राज्य विस्तारवादी थी। इसी नीति के तहत अपराजित वर्मन की हत्या, तो चूंकि यह इसकी नीति जो थी आदित्य प्रथम की साम्राज्य विस्तारवादी थी, अर्थात साम्राज्य विस्तार की इसकी नीति थी और इसी नीति के तहत इसने अपराजित वर्मन की हत्या भी कर दी, अर्थात अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। और यह शैव धर्म का अनुयायी था और इसी कारण इसने कई शिव मंदिर का भी निर्माण किया। पुत्र परांतक प्रथम का विवाह चेर वंश की राजकुमारी से, तो इस आदित्य प्रथम ने अपनी पुत्र परांतक प्रथम का विवाह किससे किया? तो चेर वंश की राजकुमारी से। इसके बाद अगला जो शासक बनता है परांतक प्रथम, जो 907 ईस्वी से 953 ईस्वी तक इसका शासन रहता है। तो परांतक प्रथम 907 ईस्वी से 953 ईस्वी तक इसका शासन रहता है। 907 ईस्वी में आदित्य प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र परांतक प्रथम अगला चोल शासक, तो 907 ईस्वी में आदित्य प्रथम की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका पुत्र परांतक प्रथम यह चोल वंश का अगला शासक बनता है 907 ईस्वी में। तंजौर में चिदंबरम मंदिर का निर्माण तथा नटराज की मूर्ति के ऊपर सोने की छत का निर्माण, तो इंपॉर्टेंट है। परांतक प्रथम ने तंजौर में एक चिदंबरम मंदिर का निर्माण किया और नटराज की मूर्ति के ऊपर सोने की छत का निर्माण किया, याद रखेंगे कि तंजौर में एक चिदंबरम मंदिर का निर्माण किया परांतक प्रथम ने और नटराज की मूर्ति के ऊपर सोने की छत का निर्माण किया, अर्थात चोल वंश में ही नटराज की मूर्ति का निर्माण हुआ, जो हम लोग कला और साहित्य में इसे पूरा डिटेल में देखेंगे। मदुरा के पांड्य राजा को पराजित करने के बाद मदुरै कोंड की उपाधि, तो याद रखेंगे 915 ईस्वी में
पांड्य नरेश राज सिंह द्वितीय तथा सिंहले अर्थात श्रीलंका की संयुक्त सेना को बेल्लूर के युद्ध में पराजित कर मदुरा पर पूर्ण कब्जा और उसके बाद मदुरै कोंड की उपाधि। तो 915 ईस्वी में इस परांतक प्रथम ने पांड्य नरेश राज सिंह द्वितीय को पराजित किया। राज सिंह द्वितीय को पराजित किया और उसके बाद 915 ईस्वी में ही राज सिंह द्वितीय श्रीलंका के संयुक्त सेना को अपने साथ लेकर इस पर हमला करता है, लेकिन कहां पे? तो बेल्लूर के युद्ध में। तो बेल्लूर के युद्ध में यह परांतक प्रथम श्रीलंका की संयुक्त सेना, श्रीलंका और इस राज सिंह द्वितीय की संयुक्त सेना को पराजित करके मदुरा पर पूरी तरह से कब्जा करता है और मदुरै कोंड की उपाधि धारण करता है। याद रखेंगे कि मदुरा के पांड्य राजा को पराजित करने के बाद मदुरै कोंड की उपाधि 915 ईस्वी में पांड्य नरेश राज सिंह द्वितीय तथा सिंहल, श्रीलंका को सिंहल कहते थे, सिंहल की संयुक्त सेना को बेल्लूर के युद्ध में पराजित कर मदुरा पर पूर्ण कब्जा। तो सिंहल और राज सिंह द्वितीय जो कि पांड्य नरेश था 915 ईस्वी में उसकी संयुक्त सेना को पराजित करके बेल्लूर के युद्ध में पराजित करके मदुरा पर पूर्ण कब्जा करता है परांतक प्रथम, और उसके बाद मदुरै कोंड की उपाधि धारण करता है। पल्लवों पर आक्रमण कर उसकी बची खुची शक्ति को समाप्त कर वैडुंबय और वाणों पर विजय, साथ ही राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय पर भी विजय। तो पल्लवों पर आक्रमण करके उसकी बची खुची शक्ति को भी इस परांतक प्रथम ने समाप्त कर दिया और बैडुंबो और बाणवों पर भी विजय प्राप्त किया। साथ ही राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय को भी इसने पराजित किया। 930 ईस्वी तक पश्चिमी घाट के चेर राज्य को छोड़कर उत्तरी पेनार से कन्याकुमारी, जिसे कुमारी अंतरीप कहा जाता था, तक एक छत्र राज। तो 930 ईस्वी तक पश्चिमी घाट के चेर राज्य को छोड़कर इस परांतक प्रथम ने अपनी राज्य की सीमा उत्तरी पेनार से कन्याकुमारी तक कर दिया, जिसे कुमारी अंतरीप कहा जाता था, और वहां तक एक छत्र राज्य स्थापित कर लिया। याद रखेंगे। परांतक प्रथम के संबंध में सबसे इंपॉर्टेंट घटना है 949 ईस्वी में। 949 ईस्वी में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय के द्वारा पश्चिमी गंगों पर विजय और पश्चिमी गंगों पर विजय प्राप्त करके कृष्ण तृतीय की पश्चिमी गंगों की सहायता से परांतक प्रथम पर तोकोलम के युद्ध में भारी विजय एवं कृष्ण तृतीय का टोंड मंडलम पर अधिकार, इस पराजय से परांतक प्रथम की प्रतिष्ठा पर गहरा आघात, उसका साम्राज्य छिन्न भिन्न और इसी का लाभ उठाकर उत्तर एवं दक्षिण के सामंतों का स्वाधीनता की घोषणा। तो देखिए 949 ईस्वी में राष्ट्रकूट नरेश ने पश्चिमी गंगों को पराजित किया और पराजित करने के बाद उस पश्चिमी गंगों को अपने अधीन कर लिया, और उसके बाद उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए पश्चिमी गंगों की सहायता से इस परांतक प्रथम पर आक्रमण किया। और यह युद्ध कहां पे हुआ? तो तकोलम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह पूछा गया कई बार, फैक्ट है, जिसे तकोलम का युद्ध कहा जाता है। और इस युद्ध में इस परांतक प्रथम की बुरी तरह से पराजय होती है और इस जो राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय था उसका टोंड मंडलम और कांची पर पूरी तरह से कब्जा हो जाता है। इस पराजय से परांतक प्रथम की प्रतिष्ठा पर गहरा आघात लगा और उसका साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया, और इसी का लाभ उठाकर उत्तर एवं दक्षिण के सामंतों ने स्वाधीनता की घोषणा कर दी। याद रखेंगे। टोंड मंडलम और कांची पर अधिकार करने के बाद परांतक प्रथम की राजधानी तंजौर अर्थात तंजावुर पर कब्जा, कुछ समय के लिए चोल राज्य की स्वतंत्र सत्ता का अंत कर तैजजियु कोंड की उपाधि। इस युद्ध में परांतक प्रथम के पुत्र राजादित्य की हत्या।
तो टोंड मंडलम और कांची पर अधिकार करने के बाद इस राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने चोल वंश की राजधानी तंजावुर या तंजौर पर भी कब्जा कर लिया और कुछ समय के लिए चोल वंश की जो स्वतंत्र सत्ता था उसका अंत कर दिया। और इस जीत के बाद इस राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने तैज जयू कोंड की उपाधि धारण की और इस युद्ध में परांतक प्रथम के पुत्र जिसका नाम था राजादित्य उसकी हत्या हो जाती है। याद रखेंगे, वह वीर गति को प्राप्त हो जाता है। भूमि का सर्वेक्षण एवं स्थानीय स्वशासन की शुरुआत। परांतक प्रथम के स्थानीय स्वशासन की जानकारी उत्तर मेरूर लेख से। तो परांतक प्रथम ने भूमि का सर्वेक्षण एवं स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी और इस स्थानीय स्वशासन की जानकारी उत्तर मेरूर लेख से प्राप्त होती है। राष्ट्रकूटों के उत्कर्ष के कारण परांतक प्रथम की 953 ईस्वी में मृत्यु के बाद चोल शक्ति अत्यंत मंद और 3 दशक तक कमजोर एवं निर्बल शासक लगभग 32 वर्षों तक। तो जैसे ही परांतक पर राष्ट्रकूटों का उत्कर्ष होता है और उसके बाद परांतक प्रथम की मृत्यु होती है तो उसके बाद लगभग 3 दशक तक इस चोल वंश में कमजोर एवं निर्बल शासक आते हैं, अर्थात लगभग 32 वर्षों तक। और चोल शक्ति अत्यंत मंद पड़ जाती है। याद रखेंगे, जब तो 953 ईस्वी में इस परांतक प्रथम की मृत्यु होती है और इसी समय राष्ट्रकूटों का उत्कर्ष काफी चरम सीमा पर होता है। अनेक यज्ञों को संपन्न और कई मंदिरों का भी निर्माण। तो परांतक प्रथम ने अनेक यज्ञों को संपन्न कराया और कई मंदिरों का भी निर्माण किया। याद रखेंगे, चोल शक्ति एवं साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। तो यह जो परांतक प्रथम था चोल शक्ति और साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। याद रखेंगे, इसी के समय सबसे ज्यादा साम्राज्य विस्तार हुआ। तो चोल शक्ति और साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन? तो परांतक प्रथम। परांतक प्रथम के बाद गंडरादित्य, आरिंजय और सुंदर चोल जिसे परांतक द्वितीय कहते हैं वह कमजोर शासक। तो परांतक प्रथम के बाद गंडरादित्य, आरिंजय और सुंदर चोल जिसे परांतक द्वितीय कहते हैं वे जो कमजोर शासक थे इसके बाद शासक बने। तो एक स्क्रीनशॉट लें और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में इस परांतक प्रथम के बाद के शासक को लेकर। तब तक